बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 मई है, दिन है बुध का और साल 2022। 3 इश्यूज़ पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुबैना नाज़ेबा वीडियो का मामला है, इस इशू से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और आपके ज़हनों में जो सवाल हैं कि ख़ान साहब की वीडियोस किसके साथ हैं, ये वीडियोस कब बनाई, किसने बनाई और अब ये वीडियोस जिस शख्सियत के पोसेशन में है, कब्ज़े में है, उस शख्स के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का माज़ी में क्या ताल्लुक़ रहा है, क्या रिलेशन रहा है और जिस शख्स के पास ये वीडियोस मौजूद हैं, इस मौके पर जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दिया गया है, तो इस मौके पर इन वीडियोस को पब्लिक करने का, नशर करने का, सोशल मीडिया पे जारी करने का मकसद क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक तो आ चुकी थी, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होना बाकी थी। वोटिंग के दिन का तयन नहीं किया गया था। तो एक मीडिया इंटरव्यू में ख़ान साहब ने इस ख़तरे का इज़हार किया था कि मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाने के बाद माज़रत की आपसे चाहूँगा नाज़रीन कि वो बेटा छोटा आ गया था, तो फिर वो बेगम साहिबा उन्हें लेके चले गईं। तो ख़ान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनके दौरे हुकूमत में ही ख़ान साहब ने इस ख़दशे का इज़हार कर दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो है, जैसे मुझे वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारा जाएगा, मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। ना सिर्फ ख़ान साहब ने करैक्टर असैसिनेशन की बात की थी, मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था, लेकिन ख़ान साहब ने साथ में ये भी कहा था कि मेरा कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप है, वो भी मेरे मुखालफिन की जानिब से, सियासी मुखालफिन की जानिब से पब्लिक किया जा सकता है, लीक किया जा सकता है। ईद उल फ़ितर से 2 रोज़ पहले भी ख़ान साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उस तकरीब में भी ख़ान साहब ने इसी किस्म के ख़तरे और ख़दशे का इज़हार किया कि ईद उल फ़ितर के बाद ख़ान साहब ने कहा कि मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी। सबसे पहले उन्होंने फ़राह गोगी का दिफ़ा किया कि फ़राह गोगी तो पब्लिक फ़िगर नहीं थी, वो पब्लिक ऑफ़िस होल्डर नहीं थी। उनके ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ख़ान साहब ने कहा कि वो तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं। और साथ में ख़ान साहब ने ये कहा कि अब ईद के बाद ये मेरी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, मेरी किरदार कशी जो है वो इनकी जानिब से की जाएगी। तो ख़ान साहब ने भी एक बार फिर ख़दशे का इज़हार कर दिया। पहले वज़ीर आज़म होते हुए ख़दशे का इज़हार किया और अब अपोज़िशन में रहते हुए ख़ान साहब ने ख़दशे का इज़हार किया। और सिर्फ नाज़रीन बात यहाँ पे जाके ख़त्म नहीं होती। जो असल मुद्दा है, जो आप नाज़रीन को मैंने बताया है, जो मैंने आपको सवालों के जवाब देने हैं कि ये कब बनाई गई, किसने बनाई और किसके साथ ख़ान साहब की वीडियो है, उस पर भी हम आएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आप नाज़रीन ये चीज़ सुनना चाहते हैं, आपका तजस्सुस जो है बढ़ रहा होगा। लेकिन ये बात करना भी ज़रूरी है कि ख़ान साहब के स्टेटमेंट के बाद फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने भी इस ख़दशे का इज़हार किया और ये सारी चीज़ें शेरी मज़ारी साहिबा का भी ट्वीट आया। उन्होंने भी एक डीप फेक से मुतल्लिक़ कहा कि एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसके ज़रिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे इन वीडियोस को, नाज़ेबा वीडियो के मामले को लेके नाज़रीन जो कोहराम बरपा है, उसमें जो अफ़सोस वाली बात है, सबसे पहले तो अफ़सोस वाली बात करने से पहले मेरी ज़ाती राय है कि ऐसी जो वीडियोस हैं, नाज़ेबा वीडियोस हैं, वो वायरल नहीं होनी चाहिए। उन्हें पब्लिक के सामने पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हर शख्स की एक निजी लाइफ होती है। खुदा ताला ने भी कुरान पाक में फ़रमाया है कि अगर के दूसरों के जो ऐसे राज़ हैं उन पर पर्दा पड़ा रहने दें, उन पर पर्दा डालें, तो ऐसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। हमने देखा है कि जो ख़ान साहब की मुबैना वीडियोस की बात की जा रही है, इससे पहले गवर्नर जो सिंध के थे अपना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी मुबैना वीडियो सामने आई और उसके बाद वैसे उन्होंने तो कह दिया था कि डॉक्टर्ड वीडियो है, इसमें कोई हकीकत नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं। इसी तरह से शेख रशीद साहब के भी एक मुबैना नाज़ेबा वीडियो जो है, बल्कि एक नहीं 2 वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। किसने की थी ये भी सबको पता है, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, क्योंकि अगर ट्विटर अकाउंट के ज़रिए होती है तो उसे पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता, और अगर व्हाट्सएप के ज़रिए भी हो तो टेक्नोलॉजी इतनी पाकिस्तान के पास मौजूद है कि उन लोगों को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो टारगेट लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि इस कंट्रोवर्सी में मज़ीद पड़ें और समझते हैं कि शायद कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मामला है, जो ख़ान साहब ने ख़दशे का इज़हार किया है, उसके बाद फवाद चौधरी का स्टेटमेंट, शेरी मज़ारिया साहबा का स्टेटमेंट और भी बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने इस मुद्दे से मुतल्लिक़ जो है अपनी राय का इज़हार किया है। लेकिन इसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक कोहराम बरपा है, एक तूफ़ान बरपा है,
तो ये जो सारा मलबा है कि ये वीडियोस बनाने वाला कौन है, ये मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ पर इसका मलबा डाला जा रहा है। अब मैं किसी का दिफ़ा नहीं करूँगा, मैंने अपनी कब्र में जाना है। खान साहब ने मेरे अमालों का जवाब नहीं देना, मरीम नवाज़ के मेरे अमालों का जवाब नहीं देना। मैंने पहले कह दिया है कि नाज़ेबा वीडियो है और ऐसी वीडियोस पब्लिक नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसी वीडियोस पब्लिक करें उसका भी एहतसाब होना चाहिए। अगर आप किसी पब्लिक फ़िगर का उसकी ऐसी वीडियोस जारी करके एहतसाब चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी वीडियोस को पब्लिक करते हैं, उनका भी जो है फिर एहतसाब होना चाहिए कि आपने इस तरह की वीडियोस को, मुबैना वीडियोस को पब्लिक करके जो एक माशरे के अंदर एक आपने फहाशी फैलाने की कोशिश की है, अनारकी फैलाने की कोशिश की है, इंतशार फैलाने की कोशिश की है, और सबसे बढ़ के जो कुरान पाक में लिख दिया गया है कि लोगों के राज़ों के ऊपर पर्दा डालें, आपने उसकी भी खिलाफवर्जी की है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो असल बात मैं करने जा रहा हूँ कि आप ये देख लें कि कल जब मरीम नवाज़ साहबा से मुतल्लिक़ इस तरह की बातें फैलाई जा रही थीं, जिसमें मरीम नवाज़ ने क्या कहा वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पहले पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कहा गया कि मरीम नवाज़, जिसकी वजह से असल खबर पर भी आते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं कि किसने बनाई है, कब बनाई है, किसके कब्ज़े में है, और जिसके कब्ज़े में उसके खान साहब के साथ क्या ताल्लुक रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सुनना भी, पस मंज़र जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया, डीप फेक मरीम नवाज़ मूवी मिक्सिंग सेंटर। मरीम नवाज़, जिसकी वजह शोहरत, जाली रसीदें, जाली ट्रस्ट और जाली ख़त है। अब इतलात हैं कि इसने डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए कई अहम सियासी शख्सियात की जाली वीडियोज़ बनवाकर किरदार कुशी की मनसूबाबंदी कर चुकी हैं, मगर हमेशा की तरह इस बार भी ज़िल्लत उन्हीं का ही मुकद्दर होगा। और इस पर फिर मरीम नवाज़ ने जवाब दिया कि मुझे इल्म नहीं कि ये ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं, मगर मुझे बावजूद उसके कि इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सज़ाए मौत की चक्की में रखा, मैं ना किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ, ना ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़ाती व निजी ज़िंदगी उसका और उसके रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बिल्कुल यही होना चाहिए, हर शख्स की यही सोच होनी चाहिए कि जिसकी भी ज़ाती ज़िंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, वो उसका और अल्लाह ताला का मामला है, उसमें हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, तो इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। बहरहाल मरीम साहबा ने ट्वीट कर दिया, जिस पर इमरान रियाज़ खान, जो कि एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये लिखते हैं कि ईद के दिन का सबसे बड़ा लतीफ़ा जज अरशद मलिक के साथ क्या कहा था, क्या किया था, आप लोगों ने याद है। ये जो नाज़रीन अरशद मलिक की वीडियोस की बात की है, तो अरशद मलिक की जो वीडियोस थी, वो तो जो फ़ैसला उन्होंने दिया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसके बाद बनाई गई थी। आप वो वीडियोस अब भी अगर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, और वो नाज़ेबा वीडियो भी नहीं है। और उस वीडियोस के अंदर, वीडियो क्लिप्स के अंदर अरशद मलिक ख़ुद ये कह रहे हैं कि मैंने जो फ़ैसला दिया है, मेरे ऊपर दबाव था। दबाव किसका था, उस पर भी हम बात करते हैं। उसमें अरशद मलिक साहब ने एक और भी बात की कि मैंने जो फ़ैसला दिया है, उसमें फ़लाँ ख़ामियाँ छोड़ दी हैं, और ये ख़ामियाँ आपको एपलेट फ़ोरम पर फ़ायदा दे सकती हैं। यानी वाज़ेह है कि ये फ़ैसला जो दिया गया, और फ़ैसले के बाद ही अरशद मलिक जो हैं वो जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। लेकिन जो नाज़ेबा वीडियो है अरशद मलिक साहब की, मुबीना तौर पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए मरहूम को, वो वीडियोस नाज़रीन 2003 में बनाई गई थी, माफ़ कीजिएगा। तो 2003 में तो मरीम नवाज़ तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, नवाज शरीफ भी नहीं थे, शहबाज शरीफ भी नहीं थे, वो तो जलावतन कर दिए गए थे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से सन 2000 में ग़ालिबन। तो वो किस तरह से अरशद मलिक की वीडियोस बना सकती थी, और सन 2002-03 में उनका अरशद मलिक के साथ क्या लेना देना था, कौन सा केस अरशद मलिक के सामने चल रहा था, और फिर उन्हें क्या पता था कि 16 साल के बाद या 15 साल के बाद अरशद मलिक के सामने हमारा केस लगेगा और हमें इसका जो है वो वीडियोस का फ़ायदा पहुंचेगा, तो आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर लें। तो ये तमाम बातें हैं। जिस तरीके से अरशद मलिक ने नहीं बताया कि उसकी वीडियो किसने रिकॉर्ड की और किसने उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया, जिस तरीके से खान साहब नहीं बताते, अमेरिका का नाम लेते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, तो इसी तरीके से खान साहब भी जो ओरिजिनल लोग हैं उनका नाम नहीं लेते। तो मसला इशू ये है। अब हम बात कर लेते हैं, जो आपका तजस्सुस बढ़ रहा है कि ये वीडियो किसकी हैं, किसके साथ हैं, किसने बनाई है, कब बनाई है, और किसके कब्ज़े में है, और शख्स के साथ खान साहब का माजी में क्या ताल्लुक़ रहा है। मुख्तसर यानी कट इट शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि ये वीडियोस किसके साथ हैं, इसके ऊपर ज़फ़र नकवी साहब अपने चैनल के ऊपर अपने प्रोग्राम में तफसील के साथ बता चुके हैं, जो उनका मुनफरद अंदाज़ है, अपना एक स्टाइल है बताने का। मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊँगा। अब किसके साथ हैं, कब बनाई गई, और इसमें कौन कौन सी शख्सियात देखी गई, और उसका कौन सी शख्सियात के साथ कोई ताल्लुक़ है, रिश्ता है, किसकी बेटी है, कौन वालदा है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। आप अगर चाहते हैं, आपका तजस्सुस है, तो आप ज़फ़र नकवी की वीडियो सुन सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं, ये 2014 से, जो मैंने अपने एक सोर्स के से कन्फर्म किया है, बड़े अथेंटिक सोर्स के ज़रिए, ये 2014 से 2018 25 जुलाई 2018 से पहले की वीडियोज़ हैं। और इस वीडियो से मुतल्लिक़ ज़राए ने यह कन्फर्म किया है, ये दावा किया है
कि ये जो वीडियोज़ हैं ये बनी गाला में ख़ान साहब के जो पहले करीबी शख्सियत होते थे, जो सारी चीज़ों को हैंडल करते थे, सारी चीज़ों को डील करते थे, तहरीक इंसाफ के मामलात को भी थोड़ा बहुत देखते थे, लेकिन ख़ान साहब की मुलाकातों के मामलों को, ख़ान साहब के मेहमानों के मामले को, ख़ान साहब की वहाँ पर जो एक वो डेरादारी होती है उसको देखते थे। उस शख्स के ने ये वीडियोज़ वो इसका ज़िम्मेदार है, उसी ने ये वीडियो फ़िल्माइज़ करवाई, उसने ये बनवाई और ये अब ये वीडियोज़ क्योंकि उस शख्स को बनी गाला से निकाल दिया गया है, बनी गाला से उन्हें जो है वो रिटेन नहीं रखा गया, यानी वहाँ पे वो अब मौजूद नहीं होते, तो उस शख्स के पास ये वीडियोज़ मौजूद हैं क्योंकि एक सोर्स से ख़बर कन्फर्म हुई है और दूसरे सोर्स से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ, तो मैं नाम नहीं बता रहा। अगर दूसरे सोर्स से कन्फर्म हो जाता तो नाम भी आपको बताते हैं, लेकिन इशारों के नाम में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब वो शख्सियत जो है वो ख़ान साहब के साथ नहीं है, उन शख्सियत को बुशरा बीबी के आने के बाद जो है वो वहाँ पर रिटेन नहीं किया गया और उन्हीं शख्सियत के पास जो 2014 से लेकर 2018 तक बनी गाला में रहते थे, ख़ान साहब के दाएँ बाएँ आपको नज़र आते थे, उन्हीं शख्सियत के पास ये वीडियोस मौजूद हैं। और अब ये वीडियोस लीक करने का, पब्लिक करने का मकसद ये है, इसके पीछे ये है कि अपना जो एक ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ख़ान साहब को किसी तरीके से दबाव में लाया जा सके। और ख़ान साहब को भी पता है कि ग़ालिबन अंदाज़ा है कि ये वीडियोज़ सच्ची भी हो सकती हैं, बाकी तो खुदा जानता है, मैं कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया है कि किसके कब्ज़े में ज़्यादा, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, बात करना मुनासिब नहीं। अब ख़ान साहब का जो दूसरा इशू है कि ख़ान साहब ने कहा है कि गैर मुल्की साजिश के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और चीफ़ जस्टिस अमृता बंदयाल बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, उन पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन ख़ान साहब से कोई ये सवाल पूछेगा कि जब 7 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक इन्हीं चीफ़ जस्टिस अमृता बंदयाल ने फ़ैसला दिया था कि आपके सोशल मीडिया से, आपके पीटीआई के लोगों ने 5 रुकनी बेंच के जज साहबान को, जिसमें चीफ़ जस्टिस अमृता बंदयाल भी शामिल थे, उन्हें अमरीकी जज कहा था, उन्हें इम्पोर्टेड जज कहा था। लेकिन आज उन्हीं चीफ़ साहब से आप तहकीकात कराना चाहते हैं। चलें, अच्छी बात है कि आपका एतमाद बहाल हुआ, लेकिन इस बात की गारंटी भी कौन देगा कि अगर तहकीकात आपके ख़िलाफ़ हो जाती हैं, तहकीकात में गैर मुल्की मरासला साबित नहीं होता, तो क्या उन जज साहबान की जो जुडिशल कमीशन में बैठेंगे उनकी इज़्ज़त तब भी महफूज रहेगी? आप जिस चीज़ पर आप एतमाद का इज़हार कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का उन्हें सरबराह बनाया जाए, तो क्या जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग नेगेटिव आने के बाद उनकी जो इंटीग्रिटी है, जो साख है, जो कंडक्ट है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, क्या उसे आप मेंटेन करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब दूसरा सवाल ये है कि ख़ान साहब कहते हैं कि जुडिशल कमीशन की तहकीकात करवाई जाएँ और हमारा एक ही मुतालबा है कि नए इंतखाबात करवा दी जाएँ। तो ख़ान साहब जब जुडिशल कमीशन के बना के तहकीकात कराने का तकाज़ा करते हैं तो इसको मशरूत करें कि अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, गैर मुल्की साजिश साबित हो जाती है, तो तब तो ख़ान साहब नए इंतखाबात का तकाज़ा करें। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन में फाइंडिंग नेगेटिव आती है तो ख़ान साहब नए इंतखाबात का तकाज़ा कैसे कर सकते हैं? फिर तो नए इंतखाबात का तकाज़ा करने के बजाय ख़ान साहब को कौम के साथ, अपनी पार्टी के साथ 22 करोड़ अवाम से माज़रत करनी चाहिए। तीसरा जो इशू नाज़रीन ये है कि मौजूदा हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर को एक्सटेंशन ना देने का फ़ैसला किया है, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी ना करने का फ़ैसला किया है। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, जिस पर मैंने अपना कमेंट भी पास किया है। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, मुझे वो निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल से, नहीं वो मुझे नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत ने हटाने का फ़ैसला किया है, बड़े प्रोफेशनल थे, बड़े बासलाहियत थे। तो फवाद भाई ये जो बात कर रहे हैं, तो मैं इस पर इतना कहना चाहूँगा कि रज़ा बाकर साहब इतने बासलाहियत थे कि जब पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ रहा था, हुकूमत परेशान थी, हुकूमत वज़ीर परेशान थे, इमरान खान साहब परेशान थे, तो रज़ा बाकर ओवरसीज़ में बैठ के डॉलर की कीमत बढ़ने को ये कह के दिफा कर रहे थे कि डॉलर का रेट बढ़ने से कम ओवरसीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि उन्हें $1 के एवज़ जो ₹150 मिलता है, अब उन्हें 170, 175 रुपये मिलते हैं। यानी उनकी जो पाकिस्तानी करेंसी की अमाउंट है वो बढ़ गई है। जो शख्स इस तरीके से उस करेंसी के डॉलर का रेट बढ़ने का दिफा कर रहा था, उनकी क्या सलाहियत है, क्या प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, उसका फिर आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, ईद के दूसरे दिन की खुशियों में भी आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।